प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से कक्षा 8 विज्ञान विषय की आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और जो भी कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए कमेंट्स कर रहे होंगे। देखिए, मैं कई दिनों से आपको मानव पोषण के बारे में बताता जा रहा हूँ और ये एक बहुत ही जटिल अंग है और जिसमें अलग अलग कार्य अलग अलग जगह से होता है। जैसे ये हमारी बड़ी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, इसको हम अवरोही बड़ी आंत्र के नाम से जानते हैं। अवरोही बड़ी आंत्र है। यहां पर हमारा ये प्लीहा पाया जाता है। यहां मैं लिख देता हूं प्लीहा। ये अनुप्रस्थ बड़ी का आंत्र है। यहां सिग्माकार मलाशय है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर बड़ा होता है। यहाँ से यहाँ तक का ये लगभग 20 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 सेंटीमीटर में हमारा मलद्वार हो गया। ये हमारी ऑपरेटिव साइड से, जिसको हम परिशेषिका कहते हैं। ये आरोही बड़ी आंत्र है। ये आरोही बड़ी आंत्र हो गई। ये हमारा अग्नाशय हो गया। ये हमारा पित्ताशय हो गया, पित्त का श्रवण करता है। ये हमारा यकृत है। ये हमारा डायफ्राम है। मुंह में ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां। ये हमारा एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स इसको है। ये हमारी ग्रास नली, इसको हम भोजन नली के नाम से जानते हैं। यहाँ ग्रसनी अवरोधनी, यहाँ जठर अवरोधनी है। इस तरह से आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे इसके लिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, कल तक अपन ने फंडिस वाहक तक पढ़ दिया था। आज अपन फंडिस वाहक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ग्रास नलिका अवरोधनी पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पॉइंट डालो, ग्रास नली अवरोधनी। ये ग्रास नली अवरोधनी क्या है? ये देखो, ग्रास नली अवरोधनी लिखा हुआ है। इस पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ग्रास नली अवरोधनी है ना, वो ग्रसिका और आमाशय के दोनों को क्या करती है, बीच में पाई जाती है। इनको विभाजित करने का काम करती है और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी के अंदर नहीं जाने देती है। यानी ग्रसिका और आमाशय को, ग्रसिका तथा आमाशय को विभाजित करती है और आमाशय से अम्लीय भोजन को तथा
आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसिका में नहीं जाने देती है। नंबर दूसरी है, इसका नाम जठर अवरोधनी है। क्या नाम है? जठर अवरोधनी। ये दोनों अवरोधनियों का कार्य ये होता है कि ये भोजन को आमाशय में उसके पूरे प्रक्रम तक रोक करके रखते हैं, यानी 3-4 घंटे तक रोक करके रखते हैं। 3 लीटर आमाशय में भोजन को धारण करने की क्षमता पाई जाती है। आमाशय और छोटे आंत्र को विभाजित करने का काम जठर अवरोधनी का है। क्या है? जठर निर्गमी अवरोधनी है, जिसको जठर निर्गमी अवरोधनी के नाम से भी जानते हैं। चाहो तो आप जठर निर्गमी अवरोधनी लिख सकते हो, चाहे जठर अवरोधनी लिख लो। निर्गमी अवरोधनी दोनों ही बातें हैं इसमें, आप चाहो तो वैसे लिख लो, चाहो तो वैसे लिख लो। जठर निर्गमी अवरोधनी का प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये आमाशय और छोटी आंत्र को विभाजित करता है। यह है आमाशय और छोटी आंत को, ये देखिए यहां से छोटी आंत शुरू हो जाएगी, ये छोटी आंत आ गई, तो ये यहाँ पर आमाशय वगैरह ये छोटी आंत, इन दोनों को क्या करने का काम करती है? ये छोटी आंत और आमाशय को विभाजित करने का काम इसका प्रमुख कार्य यही है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन के प्रवेश को भी ये नियंत्रित करती है। आमाशय से जो भोजन, आमाशय के प्रक्रम के पश्चात जो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे जठर निर्गमी अवरोधनी नियंत्रित करती है। जठर निर्गमी अवरोधनी नियंत्रित करती है। एक बात और बताई थी मैंने आपको, शायद पता हो तो, कि हमारा जो आमाशय है वो क्या क्या कार्य करता है, या यूं कह दें हम कि हमारे आमाशय का क्या क्या कार्य है। तो आप बताओगे कि हमारा आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करता है। नंबर 2, बाहर से आने वाले भोजन के साथ जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनको अम्लीय माध्यम से नष्ट करता है। आमाशय की ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं के द्वारा जठर रस का उत्पादन किया जाता है। आमाशय में श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो आमाशय की भित्ति के लग करके जठर रस से आमाशय की दीवारों को बचाती है। भोजन के बड़े टुकड़े जो आ जाते हैं उन्हें तोड़ करके बिल्कुल बारीक कणों में बदलती है। ये समझिए भोजन के साथ हानिकारक आने वाले जीवाणुओं को मार करके हमारी सुरक्षा होती है। 3 से 4 घंटे तक भोजन को धारण करने का काम आमाशय करता है। इतने सारे काम हमारे आमाशय करता है। भोजन के जटिल टुकड़ों को सरल करने का काम भी आमाशय का ही होता है। इसके बाद ही भोजन आमाशय से आगे निकल करके और छोटी आंत्र में प्रवेश करता है। जब छोटी आंत्र में जाता है ना, उससे वहां तक भोजन अम्लीय रहता है, लेकिन हमारे पित्ताशय से निकलने वाले पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाले जो अग्नाशय रस है, पित्ताशय से निकलने वाले पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस, यहां से पश्चात हमारे जो भोजन का माध्यम अम्लीय है उसे क्षारीय में कन्वर्ट करता है। जैसे ही अम्लीय में क्षारीय माध्यम मिलता है, दोनों मिलकर के उदासीन हो जाते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पित्ताशय के द्वारा, क्योंकि वसा का पायसीकरण यहीं से होता है, पित्त के द्वारा ही होता है, और सबसे बड़ा पाचन का जो कार्य है वो छोटी आंत में ही किया जाता है। पाचन और अवशोषण का सबसे बड़ा कार्य छोटी आंत में किया जाता है, क्योंकि लगभग छोटी आंत होती है ना, इस छोटी आंत की लगभग लंबाई 7 मीटर होती है। कितनी होती है? छोटी आंत लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर की होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। 1.30 सेंटीमीटर के समथिंग, 1.5 मीटर के समथिंग होती है। तो ये सबसे बड़ा पाचन और अवशोषण का सबसे बड़ा अंग है जो छोटी आंत है। इसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भोजन यहां से निकलता है तो अम्लीय माध्यम होता है, लेकिन जैसे ही यहां से पित्त यकृत के द्वारा निकलने वाले यकृत वाले रस और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस इसमें आकर के मिल जाते हैं। भोजन जब तक छोटी आंत में प्रवेश करता है तब तक वो क्षार से मिलकर के उदासीन हो चुका होता है। अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और पानी बन जाते हैं और भोजन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। लेकिन कई बार क्या है, बहुत से व्यक्तियों में ये यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो ये अम्लीय माध्यम वाला भोजन ही छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो वो क्या कर देता है, जो छोटी आंत की उपकला स्तर की बनी हुई दीवारें हैं उनको काटना शुरू कर देता है, जिससे अल्सर हो जाते हैं, आंतों में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। व्यक्ति जब अपशिष्ट उत्सर्जन करता है तो उसके साथ साथ ब्लड आने लग जाता है। ये किसके द्वारा होता है? जब भोजन का अम्लीय माध्यम छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब मैं आपको छोटी आंत की क्रिया प्रणाली बताऊंगा। ये आपने दोनों ग्रास नली अवरोधनी और जठर निर्गमी अवरोधनी के बारे में आपने लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा करके और अब आपको छोटी आंत के बारे में बता रहा हूं। देखिए हम छोटी आंत पे आ गए हैं। तो सबसे पहले छोटी आंत में लिखो, ये पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह है पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। यह आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होता है। छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर देखो बड़ी आंत का ये भाग यहां तक आता है, इस जगह तक आती है। यहां से तो शुरू हो गई ये छोटी आंत और ये कुंडलित पड़ी रहती है, यहां आकर के बड़ी आंत में यहां से एंट्री लेगी। तो इस जगह तक क्या होती है? छोटी आंत बड़ी आंत पर पूर्ण हो जाती है। तो जठर निर्गमी से शुरू करके बड़ी आंत से जुड़ने वाले स्थान तक, और वो स्थान कौन सा होता है वो जानते हो ना? वो कहलाता है क्या? क्षुद्रांत भाग कहलाता है। जेजुनम, डोडिनम, इलियम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, इसको हिंदी में ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत से जुड़ने वाले स्थान तक होती है। इसकी लगभग लंबाई औसत, मानव में इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। मानव में छोटी आंत की लंबाई
लगभग 7 मीटर होती है। मानव में छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण करने का काम होता है। छोटी आंत द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण का कार्य होता है। अब आपको मैं बता दूं, छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। छोटी आंत को 3 भागों में छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन सा? ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 अग्रक्षुद्रांत और नंबर 3 क्षुद्रांत। अब अपन सबसे पहले ग्रहणी को पढ़ेंगे। नंबर 1 आप ऊपर से इनको लिखते जाइए ताकि आगे बढ़ा सके हम। देखिए, आमाशय से जुड़ी छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है वो ग्रहणी कहलाता है। इस तरह देखो, आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का ये जो भाग है इसे हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं ग्रहणी। ये तो पित्त की नली कहा गई, पित्त नली है, ये पित्त नली है। जो पित्ताशय में बनने वाला है, पित्त को ले जाकर के और कहाँ डालती है? ग्रहणी में डाल देती है। तो आप लिखेंगे कि ग्रहणी आमाशय से जुड़ी छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है। यानी लो ग्रहणी आमाशय से जुड़ा छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? पहला और सबसे छोटा भाग होता है। नंबर 2 पर आप लिख दो कि ये भोजन का एंजाइमों के द्वारा पाचन करता है। ग्रहणी भोजन का एंजाइमों की सहायता से पाचन करता, क्योंकि यहां से भी अग्नाशय से ग्लूकोज और इंसुलिन नामक यहाँ आकर मिल जाते हैं, पित्ताशय से पित्तरस निकल करके मिल जाता है। तो इसलिए ग्रहणी क्या करता है? एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन करता है। दूसरी बात लिख दो, ग्रहणी एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन करता है। तीसरा पॉइंट लिख दो भाई। पॉइंट बना करके लिखने में क्या होता है कि एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो उसे परेशानी नहीं होती और फटाफट क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। ठीक है ना?
अब नंबर 2 पर आ जाइए, तो है आपका अग्र क्षुद्रांत। ऊपर ही लिखवाता हूं मैं, ये हटा देता हूं मैं और आपको ऊपर लिखवाता हूं। छोटी आंख से चली रहा है। हाँ देखिए, लिखो कि अग्र क्षुद्रांत क्या है। दूसरे बार अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत के बारे में लिखो कि ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। कैसा भाग होता है छोटी आंत का? मध्य भाग होता है। और इसमें ग्रहणी से पचा हुआ भोजन ही आता है ना, उसके रसों का अवशोषण करने का काम यहां से लेकर के और यहां तक के जो भाग है, ये बीच बीच का जो क्षेत्र है, ये इसमें यहां से जो पचाया गया है ना, इस स्थान से लेकर के यहां तक जो पचाया गया भोजन था, उसके सारे रसों का, एंजाइमों का अवशोषण इस छोटी आंत में ही किया जाता है। छोटी आंत के कौन से भाग में? मध्य भाग। तो आप लिख लो, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। इसमें ग्रहणी में पचित भोजन के रसों का, इसमें ग्रहणी में पचित भोजन के रसों का अवशोषण किया जाता है। नंबर 3, पचित ग्रहणी में पचित भोजन के रसों का अवशोषण किया जाता है। प्रमुख रूप से अवशोषण का कार्य आंत कोशिकाओं के द्वारा, जिसको आंत्र कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अग्र क्षुद्रांत में प्रमुख रूप से भोजन के अवशोषण का कार्य आंत्र कोशिकाओं की सहायता से किया जाता है, या आंत्र कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। आंत्र कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। देखो, अपनी जो आंत होती है ना, इन आंतों में उभार अंगुलीनुमा तंतु निकले, प्रवर्ध निकले रहते हैं। जैसे ही मान लीजिए यो अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकल रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये आंत की नलिका है और इसमें से होकर के पचा हुआ भोजन यहाँ जा रहा है। जगह जगह इसमें क्या निकले रहते हैं, इस तरह से तंतु निकले रहते हैं। यो ये तंतु क्या करते हैं, आंत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो यो तंतु निकले रहते हैं। ये तंतु क्या करते हैं, इनसे टच होकर के जब ये भोजन आगे बढ़ सकता है ना, तो इसमें से जो भी अच्छी चीजें हैं उनको ये रसांकुर क्या कर लेते हैं, आंत्र कोशिका जिनको कह रहे हैं हम, ये रसांकुर उसके रस को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करने का काम कर लेते, चूस लेते हैं। मतलब ये अंगुलीनुमा रसांकुर होते हैं आंत के अंदर, उनमें से बीच में होकर के भोजन जाता रहता है, इससे स्पर्श करता रहता है। इनमें चूसक लगे रहते हैं इस तरह के। तो चूसक क्या करते हैं कि जो भोजन पचता है ना, उसके रस का क्या कर लेते हैं, अवशोषण करने का काम कर लेते हैं, चूसने का काम कर लेते हैं। और नंबर 3 बात आ गई हमारी क्षुद्रांत। नंबर 3 है हमारी क्षुद्रांत। देखो क्षुद्रांत में क्या होता है,
यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। नंबर 2 छोटी आंत का अंतिम भाग हो गया भैया। यह बड़ी आंत में जाकर के खुल जाता है। क्षुद्रांत भोजन को बड़ी आंत में प्रवेश कराती है। ये एंट्री करवा देती है यहां से, इस जगह से। इस भाग की बात कर रहे हैं, इसको हम क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। ये क्षुद्रांत हो गया, ये मध्य भाग में क्या हो गया है, आगे क्षुद्रांत हो गया है, और ये भाग क्या हो गया है, ग्रहणी हो गया। ग्रहणी मैंने आपको लिख दिया, ग्रहणी भाग, आगे क्षुद्रांत, ये क्षुद्रांत, तीनों ठीक है। आगे लिखो इसमें, बड़ी आंत में खुल गया। बड़ी आंत में ही पित्त, लवण और विटामिनों के अवशोषण का कार्य किया जाता है। पित्त युक्त लवणों एवं विटामिन का अवशोषण ये आपका कौन सा हो गया है, छोटी आंत का काम पूरा। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखनी है आपको कि छोटी आंत पाचन का सबसे बड़ा अंग है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल छोटी आंत का ही होता है। यह लगभग 7 मीटर क्षेत्रफल को पकड़ती है। सारे भोजन का जो पचित भोजन होता है, इसका अवशोषण करने का काम इसी में किया जाता है। अवशोषण करने का काम छोटी आंत में ही होता है। ये बात आपको पूरी तरह ध्यान रखनी है। अब जब छोटी आंत के पश्चात हमारा भोजन यहां से बड़ी आंत में प्रवेश करें, बड़ी आंत में आपको ये दिखाई दे होंगे, इस तरह के क्रिस्टी दिखाई देते हैं। देखिए, बड़ी आंत जो भी पचित भोजन अब बिना पचा रह गया है छोटी आंत के द्वारा, उस बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में ला करके पचाने का काम किया जाता है। जितना भी बचा हुआ जल है, जितने भी बचे हुए विटामिन हैं, जितना भी बचा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जो भी कुछ बचा है छोटी आंत के द्वारा पचे हुए भोजन के बाद में, छोटी आंत के द्वारा पचे हुए भोजन के बाद में जो भी कुछ बचता है, उस सारे के सारे भोजन का पाचन और अवशोषण करने का काम यहां बड़ी आंत में ही किया जाता है। कहां किया जाता है? बड़ी आंत में किया जाता है। इसलिए आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये दृष्टि हैं, ये रसांकुर हैं, इनको धीररोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? धीररोमों के नाम से भी जानते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं, नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छोटे आंत के पश्चात हमारा भोजन अब कहां जा रहा है? छोटे आंत के पश्चात हमारा भोजन अब बड़ी आंत में प्रवेश कर रहा है। कौन से भाग से? क्षुद्रांत भाग के द्वारा। लिखिए, बड़ी आंत, देखो, छोटी आंत का अंतिम भाग बड़ी आंत में खुला होता है या जुड़ा होता है?
छोटी आंत्र का अंतिम भाग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। छोटी आंत्र का अंतिम भाग बड़ी आंत्र में खुलता है। एक एक पॉइंट बनाते चले जाइए। बड़ी आंत्र में खुलता है। बड़ी आंत्र में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत्र में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कैसे जीवाणु पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटे आंत में जो नहीं पचाए भोजन उसको किण्वन की क्रिया के द्वारा सरल करके और पचाने का काम करते हैं। छोटी आंत में नहीं पचा हुआ भोजन किण्वन क्रिया के द्वारा बड़ी आंत में पचा दिया जाता है। भाई छोटी आंत में जो बिना पचा बचिया है ना, वो सारा का सारा ला करके कहां बड़ी आंत में पचाने का काम किया जाता है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। जो भी खनिज लवण और बचा हुआ शेष सारा जल, इसीलिए तो बड़ी आंत में जाकर के मल धीरे धीरे खिसकता है, ठोस होता चला जाता है। अब तक तो क्या था? भोजन लिक्विड था, है ना, और अब क्या होता जा रहा है? ठोस होता है। यहाँ से जल और खनिज लवणों को अवशोषण करने के बाद जो अपचित भोजन बच जाता है उसको मलाशय में भेज देते हैं। बड़ी आंत द्वारा पाचन क्रिया करने के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट को मलाशय में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज देते हैं? मलाशय में भेज दिया जाता है। और मलाशय में क्या करता है? मलद्वार, मलाशय में मलद्वार द्वारा समय समय पर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय में पाए जाने वाले मलद्वार द्वारा समय समय पर अपशिष्ट का उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब ये बात तो आपके सामने आ गई। अब देखो इसके भी है ना, बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। एक को हम अंधनाल कहते हैं, दूसरे को हम बृहदांत्र कहते हैं,
और तीसरा इसका हो गया मलाशय। 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? बृहदांत्र, अंधनाल और मलाशय। ये 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला अपना भाग देखिए, यहां से यहां तक ये आरोही बड़ी आंत्र कहलाती है, ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत्र कहलाती है, ये अवरोही बड़ी आंत्र कहलाती है। इसी में जुड़ा हुआ 20 सेंटीमीटर का ये मलाशय होता है और 3 सेंटीमीटर का मलद्वार होता है। इसकी कुल जो लंबाई है वो 1.30 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, जिसमें आरोही बृहदांत्र है ना, ये 15 सेंटीमीटर की होती है। ये 15 सेंटीमीटर है। एक एक नाम बताऊंगा मैं आपको। ये 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपकी जो अनुप्रस्थ है ना, ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है यहाँ से यहाँ तक। इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो क्या नाम से अवरोही है, ये 25 सेंटीमीटर की होती है। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। और 25 सेंटीमीटर के बाद में आपके समझ में अपने आप ही आ गया सिग्माकार का है ना, जो हमारा बृहदांत्र भाग है सिग्माकार, ये लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? ये 40 सेंटीमीटर का होता है। अब आप आराम से देख लें कि कितना बड़ा हो गया। 15 और 50 कितने हो गए? 65 और 5 70 20 90 90 40 130, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर के समथिंग लंबी हमारी ये बृहदांत्र होती है। बड़ी आंत कुल कितनी लंबी हो गई? इसी में हमारा क्या नाम से आगे चल करके 20 सेंटीमीटर मैंने लिखा है। 20 सेंटीमीटर का हमारा मलाशय हो गया और 3 सेंटीमीटर का हमारा मलद्वार हो गया। ये हमारे शरीर की आंत की लंबाई की नाप है। अब आपने अगर ये लिख लिया हो तो मैं आपको इसके हिस्से के बारे में बताना चाहूंगा जो आप लिखें। जैसे देखिए, अंधनाल, अंधनाल के बारे में देखो। हाँ भाई देखिए, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। आपको मलाशय दिखाई दे रहा होगा। ये इसका कौन सा भाग है? अंधनाल वाला भाग है। ये इसको अंधनाल कहते हैं। ये अंधनाल है और ये मलाशय हो गया। ये अवरोही बड़ी आंत, ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत और ये आरोही बड़ी आंत। मैंने सबके बारे में बता दिया। यह आरोही बड़ी आंत 15 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का सिग्माकार भाग होता है आंत का, 20 सेंटीमीटर का रेक्टम मलाशय होता है और 3 सेंटीमीटर का मलद्वार होता है। तो मैं आपको बताया था अंधनाल के बारे में। यह भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। देखो, छोटी आंत से जुड़ा हुआ ये भाग है यहाँ से। और छोटे आंत्र में जो पचित भोजन है उसका सबसे ज्यादा अवशोषण इसी स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर भी चूसा जाता है। शेष अपचित भोजन को बृहदांत्र में आगे के लिए बढ़ने को भेज दिया जाता है। अंधनाल के पास में 3-4 सेंटीमीटर ये परिशेषी का मैंने बताया था, क्रमिक रूप में परिशेष का, इसको हम अवशेषांक के रूप में कहते हैं। इसका हमारे शरीर में वैसे कार्य तो कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता चला आ रहा है, हमारे शरीर में ये उत्पन्न होता चला आ रहा है। इसको हम अवशेषांक के रूप में जानते हैं। हमारे शरीर में 4 अवशेषांक पाए जाते हैं। नेत्र में पाया जाने वाला निमेषक पटल, अक्कलदाढ़, क्रमिरूपी परिशेषिका और क्या नाम से बरौनी है। ये 4 चीजें हैं, ये हमारे शरीर में अवशेषांक के रूप में जानी जाती हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और कल मैं आपको बृहदांत्र के बारे में और उसके पश्चात मलाशय के बारे में, मलद्वार आदि के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।